4 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम के परिणाम भी आएंगे, वो 5वां राज्य है। लेकिन बहुजन मीडिया का जो ध्यान है वो मिजोरम के अलावा उत्तर भारत के 3 हिंदी पट्टी के राज्य और साथ में तेलंगाना के ऊपर था। इन चारों राज्यों में बड़ी संख्या में बहुजन मीडिया के सक्रिय, कर्मठ, ईमानदार और मेहनती पत्रकार जमीन पर उतरे हुए थे। उनमें से कुछ एक पत्रकार मेरे साथ हैं, या यूं कहें कि जो जमीन पे थे उनमें से लगभग सभी पत्रकार मेरे साथ हैं। एक एक करके मैं आपको परिचय करवा देता हूं, कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ जो पत्रकार है वो आपको बताएंगे कि वो कौन से इलाकों में गए थे, कहां कहां गए थे और वहां पर जमीन पर क्या कुछ घटित हो रहा था। और मेरे साथ गौरव पाल भी जुड़ चुके हैं, वो जैसे ही तैयार होंगे ज्वाइन करने के लिए उनको भी हम एंटर करेंगे। और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ये पत्रकार अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग जगह घूमे थे। हमारे साथ आधा पौने घंटा बने रहिए। आपको बहुत ही जल्द, बहुत बारीकी से बता देंगे कि जमीन पे क्या कुछ हो रहा है और इस बात का अंदाजा आपको देने का प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक पार्टियों की कितनी कितनी सीट आएंगी और उसमें बसपा जो है, जिसको टीवी का मीडिया इग्नोर करके चल रहा है, उसकी वास्तविकता में क्या स्थिति होने वाली है। मेरे साथ गौरव पाल भी जुड़ गए हैं। मैं गौरव को भी आपके सामने पेश करता हूं। गौरव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गौरव जुड़ गए मेरे साथ। जी जी जी, व्यवस्था सुन रहा है जी हाँ, तो मैं परिचय करा दूं एक करके। सबसे पहले मेरे साथ हैं बहुजन साथी से हमारे पत्रकार साथी निरंजन सिंह। निरंजन, स्वागत है आपका, जय भीम। नेशनल चौपाल से मेरे साथ हैं पराग महेंद्र। पराग, स्वागत है जी आपका, जी, जय भीम। जय भीम। और राजपथ से गौरव पाल हैं। आप उनको लगातार देखते हैं, जहां जाते हैं तुरंत लाइव कर देते हैं, ना एडिटिंग का झंझट, ना लंबा चौड़ा तामझाम, सीधे खबर आप तक पहुंचाते हैं। गौरव पाल मेरे साथ हैं। जी जी, जय भीम। सही। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। आप चाहें तो मुझे एक बार में ही अपना पूरा ब्यौरा दे सकते हैं और कोशिश है कि कन्वर्सेशन कैजुअल रखेंगे। आप एक दूसरे को इंटरप्ट करके जो भी अपनी बात कहना चाहें रखें, मतलब एक लंबी बात ना कह के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात कहेंगे। शुरुआत में करता हूं पराग से। पराग, आप कहाँ कहाँ गए और कौन कौन से राज्य आपने कवर किए? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीएनएन के तमाम दर्शकों को जय भीम। मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुजन मीडिया को अपनी बात रखने नहीं दिया जाता। कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से हम अपनी बात को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख सके। मुद्दे की बात जी पर आता हूँ कि तमाम 4 प्रदेशों के अंदर में जो चुनाव हुए, उन चारों प्रदेशों के अंदर में मैं रहा। शुरुआत जी जिस तरीके से बहन मायावती ने 6 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर में किया, तो 6 तारीख को जी तमाम जो पहली रैली हुई, उसके बाद लगातार 6, 7, 8 और 8 तारीख तक बहन मायावती ने मध्य प्रदेश के अंदर में वो रही। तो एक दिन में जो 2 रैलियां लगातार बहन मायावती की हो रही थी, तो संसाधन जिस तरीके से हमारे पास में कम है, उसके उसके आधार पर हम 2 दिन के अंदर में एक रैली को ही कवर कर पा रहे थे। तो जिसमें जी अगर मैं शुरुआती दौर पर पहली जो रैली बहन मायावती की निवाड़ी में हुई, वहां पर मैं हम लोग मौजूद थे। उसके बाद में पथरिया में, उसके बाद अगर मैं कहीं भूल जाऊं, कारण कि क्योंकि काफी ज्यादा, इतना ज्यादा ट्रैवल हुआ है, इतना ज्यादा रैलियां कवर की गई है कि कुछ कुछ जो जगह है वो भी मिस हो सकती है बताने में। लेकिन अगर बिल्कुल। वीडियोस देखेंगे तो वो सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। तो निवाड़ी में मैं था, पथरिया में था, उसके बाद में सतना में मैं रहा, जहां पर बहन मायावती की एक बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई। उसके बाद में 9 तारीख को जो रैली हुई, वो छत्तीसगढ़ के अंदर में हुई, बिलासपुर के अंदर, और दूसरी जयजयपुर के अंदर। तो मैं बिलासपुर में नहीं था, लेकिन जयजयपुर के अंदर में 9 तारीख को था। उसके बाद में फिर इंटरवल आया, कुछ दिन बहन मायावती रुकी। 14 तारीख को मुरैना के अंदर में रैली हुई, वहां पर मैं मौजूद था। उसके बाद में राजस्थान के अंदर में जो रैलियां हुई, शुरुआती दौर पर भरतपुर और तमाम रैलियों के अंदर में जो 2 दिन की 17-18 की रैली रही, वहां पर हम लोग नहीं मौजूद पाए। लेकिन 19 जी तारीख को जो रैली हुई, वहां पर हम लोग मौजूद थे। 19 तारीख की रैली में जो करौली के अंदर में हुई थी, और उसके बाद में खेतड़ी के अंदर में हम लोग मौजूद थे 19 और पराग, 20 को। आप कहाँ कहाँ थे? जनता आपको देख चुकी है, जनता जानती है पहले से कि आप कहाँ कहाँ मौजूद थे। आपके चेहरे को लगातार देखा हाँ, जा रहा है। जी जी मुझे जी। क्विकली, क्योंकि हम 5 लोग हैं और 5 लोगों के हाँ, 4 राज्यों के ओपिनियन आएंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। आप क्विकली जी जी। मुझे अब एक बार में ही अपना चारों राज्यों का, बाकी पार्टियों क्या कुछ रहेगा, बसपा का वो क्या अंदाजा लग रहा है, आपका अपना ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं वो क्या होने वाला है, आंकड़े, वोट का प्रतिशत, राज्यवार बता दीजिए मुझको आप, एक एक जी, करके। एक एक प्रदेशों को लेकर मैं बताता हूँ। आखिरी बच चुका है जी तेलंगाना का। तेलंगाना के अंदर में मैं 23 तारीख को
पेदापल्ली में बिल्कुल। था। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शुरुआती दौर पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से ही पहली रैलियां शुरू हुई थी बहन मायावती की। एक अंदाजा था कि बहन मायावती मध्य प्रदेश के अंदर में 3 से 4 या 5 रैलियां ज्यादा से ज्यादा करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में इस बार जो कुछ बहन मायावती ने करके दिखाया, तकरीबन 8 से 10 रैलियां हुई, 11 तक के भी सोच रहे थे लेकिन 10 रैलियां हो पाई है। तो इसका मतलब आप कल्पना करिए कि बहन मायावती को उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो लेकर बसपा को लेकर कहा ही जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से बड़ी उम्मीद है कि, और वो उम्मीद है ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना, ये तमाम इलाकों से, क्योंकि यहाँ से समय समय पर बसपा ने अपने विधायक सांसद भी जीता कर लाए हैं। तो खासतौर पर जो मेरे लिए एक ऐतिहासिक रैली मध्य प्रदेश के अंदर में रही, वो सतना की रही। और सतना की जो 7 विधानसभा की सीटें वो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसमें कुछ आदिवासी बाहुल क्षेत्र की भी सीटें आती है। जिससे सतना की अपनी एक सीट है जो जहां से जो शिवा चतुर्वेदी है, रत्नाकर चतुर्वेदी, जहां तक मैं सही नाम ले पा रहा हूँ, और अमर पाटन की कई ऐसी जो सीट है, ऐसी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बसपा मजबूती से है। बात करेंगे मुरैना की तमाम सीटें मजबूत वहां पर है। तो कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर है। लगातार मेन स्ट्रीम का मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो चुनाव है वो कहने की कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित रखा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमीनी स्तर पर जो चुनाव है पूरा का पूरा त्रिकोणीय है, और कहीं ना कहीं जो जी, टक्कर है वो सीधी बसपा के साथ में है। ये भी कहीं खास तौर पर कई ऐसी सीटों के अंदर में है मध्य प्रदेश को लेकर। बिल्कुल। उसके बाद में अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर में भी खासी ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा बड़ी फाइट दे रही है, जिसमें पिछले अगर 6 सीटों को जिस तरीके से बसपा की तरफ से 2018 के अंदर में जो बसपा जीत कर आई थी, और उन्हीं तमाम सीटों को लेकर इस बार भी बड़ी फाइट है। फिर वो नदबई हो, भरतपुर से जो सीट है, धौलपुर हो, उसके बाद में नागौर की हो, ऐसी कई जो सीटें हैं जहां पर बसपा मजबूत है। खेतड़ी एक ऐसी सीट है जहां पर मैं मौजूद था, वो कहने की जी। बसपा बहुत मजबूत टक्कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान से भी एक बड़े परिणाम आएंगे, ये भी एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 6 विधायक बसपा के रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा की जो 6 विधायक कांग्रेस के अंदर में जो शामिल हुए, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव राजस्थान के अंदर में वो महसूस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजस्थान के अंदर में आप दलित और आदिवासियों को लेकर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि वो कब्रगाह बन चुका है। कानून व्यवस्था पूरी हाँ, तरीके से राजस्थान के अंदर में चरमरा चुकी है। पूरी तरीके से जो कांग्रेस की जो सरकार चल रही है विफल है। ऐसे में अब अगर दलित और आदिवासी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहकावे में इस बार न आए, और वो ठान ले कि हमको परिवर्तन चाहिए, बसपा की सरकार चाहिए, या फिर बसपा को हमको जिता कर लाना है, तो ये परिवर्तन देखा जा सकता है कि बड़ी टक्कर जिस तरीके से बसपा दे रही है, इसके तौर पर भागीदारी के आधार पर अच्छे परिणाम राजस्थान से भी देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अब मैं शुरुआत करता हूँ। कोई छत्तीसगढ़ के आंकड़ा अंदर आप में बता भी पाएंगे कि कहाँ से जी कहाँ हो सकता है? कोई रेंज जी बता पाएंगे आप राज्यवार? जी, मैं एक बार 2 प्रदेशों के और बता दूं, उसके बाद में मैं एक के बाद एक आंकड़े बताऊंगा, उसके बाद अगली आप आपने किसी और को। जी एक काम करते हैं पराग, हम इसको राज्यवार चलते हैं, जी नहीं तो एक एक व्यक्ति के बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा। हाँ और जी जी हाँ, तो आपने अभी मध्य प्रदेश बताया है ना? हाँ। तो तो मध्य प्रदेश मेरे को लेके जी मैं आपको रोकता हूँ, गौरव के पास चलते हैं मध्य प्रदेश को लेके, क्योंकि गौरव जो है वो लखनऊ से है, मध्य प्रदेश से नहीं है। और जो बाकी 2 हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो खुद मध्य प्रदेश मुरैना से ही हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बारीकी से पता होगा। लेकिन एक जी एक्सटर्नल व्यू लेते हैं कि जमीन पर जाके गौरव को क्या समझ में है। गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में? धन्यवाद वैभव जी, पराग, आपने आपके पास मौका वापस आऊंगा मैं, आप थोड़ा वेट करिए आप तो प्लीज। जी जी सर। आपने मौका दिया डीएनएन पे आने का, और सभी को जय भीम। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव मैं कुछ अलग नज़र से देखता हूँ, और मध्य प्रदेश का चुनाव मेरी नज़रों हम्म। में बसपा के कमबैक का चुनाव कहा जा सकता है, जिस हिसाब से जी। वहाँ से आंकड़े आने की उम्मीद हो रही है। मध्य हम्म। प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए तो ये जो वहाँ पर शुरुआत से ही पार्टी का कैडर मजबूत रहा है, लेकिन बीच में कुछ कमियाँ होने के कारण बिल्कुल। पार्टी वहाँ पर कमज़ोर हुई। तो जिस प्रकार से जी। मध्य प्रदेश में हमने मुरैना और भिंड और ये जो सतना, रीवा और हम्म। टीकमगढ़, ये तमाम जो क्षेत्र जो दिखता है, ये चंबल वाला क्षेत्र जो दिखता है, यहाँ से हम्म। उम्मीद ये है कि बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और हम्म। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बसपा ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल में यहाँ पर काम किया है, जो बसपा हम्म। के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल हैं, उन्होंने यहाँ पर साइकिल यात्रा चलाई, गाँव टू गाँव हम्म। कनेक्ट किया। तकरीबन जो आंकड़ा वो कहते हैं कि हमने 800 गाँव को कनेक्ट किया।
तो जो बसपा का कैडर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैडर, बसपा के कैडर को उन्होंने वापस से खड़ा किया। उसके बाद फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मध्य प्रदेश चुनाव में नजर आई, वो नजर आई टिकट वितरण। जो टिकट वितरण जातीय समीकरण को देखते हुए हुआ, वो बहुत बेहतरीन मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, अब अमूमन जैसे कहीं पे टिकट वितरण हो जाता है और कार्यकर्ता जो है वो कैंडिडेट का से नाराज होते हैं या फिर कैंडिडेट का समर्थन नहीं करते और हेलीकॉप्टर कैंडिडेट एक तरीके से कहा जाता है, दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ता था उसने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया, भले ही चाहे वो बसपा का हो, चाहे कांग्रेस से आया हो, चाहे भाजपा से आया हो, आखिरी टाइम पे उसने चुनाव लड़ा। जैसे हमने सतना में देखा, सतना में रत्नाकर चतुर्वेदी जो हैं वो भाजपा में थे और टिकट कटने के बाद वो बसपा में आए। राकेश सिंह जो मुरैना से थे वो टिकट कटने के बाद बसपा में आए और तमाम अन्य लोग थे जैसे सिकरवार, कुलदीप सिकरवार जो सुमावली से थे, वो आप बता सकते हैं निरंजन, आप भी सुन रहे हैं, सुमावली बता सकते हैं, आपका क्षेत्र है। जी हाँ जी नहीं कुछ अगर मैं कहीं गलत होगा तो निरंजन भाई इसको करेक्ट करेंगे। नहीं मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव रहिए। हाँ हम अपनी बात तो कहेंगे लेकिन इंटरेक्टिव रहिए, क्योंकि क्या होता है बोरिंग, दर्शक के लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, दर्शक को लगना चाहिए कि हाँ आपस में हमारी बातचीत चल रही है। हाँ जी गौरव जी। तो वहां पे एक्चुअली ये हुआ कि कैंडिडेट ने चुनाव लड़ाया, मतलब कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ाया और जिससे चुनाव मजबूत हुआ। और जातीय समीकरण जो हमेशा से बसपा देखती आई है कि अपना वोट बैंक प्लस ऐसे जो कैंडिडेट आ रहा है उसका खुद का वोट बैंक कितना है, उसकी जाति का वोट बैंक कितना है, तो उससे फायदा मिला। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 2 अप्रैल वाला जो मामला था, 2 अप्रैल 2018 वाला जो मामला था, खासकर ग्वालियर, चंबल, भिंड, सतना, रीवा वाले क्षेत्र में 2018 में जब कांग्रेस जब चुनाव हुआ तो जो बहुजन समाज के लोग थे, जो एससी समाज के लोग थे, उन्होंने जो एफआईआर वापस होने की बात कांग्रेस ने कही, उसको लेकर कांग्रेस को वोट किया। लेकिन कांग्रेस की कुछ महीने की चली सरकार में वो मुकदमे वापस नहीं हुए। उसके बाद फिर वो सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आ गई। तो कहीं ना कहीं रोष भी लोगों के अंदर था। सबसे बड़ी बात थी रोष लोगों के अंदर था। तो उसका पूरा फायदा जो कॉकटेल हुआ इन सब चीजों का, उसका पूरा फायदा बसपा को मिला। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में बसपा ने एक बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा है। और इस चुनाव को मैं सिर्फ इस विधानसभा चुनाव के परिवेश से नहीं देख रहा हूँ, इस चुनाव को मैं देख रहा हूँ एक तो बसपा का वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि 2 से अगर कोई पार्टी 2 के आंकड़े से 2.5 के आंकड़े में पहुंचती है, वो डबल डिजिट के आंकड़े में पहुंच रही है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और बड़ा गेन है, वो बड़ा गेन है। जो कार्यकर्ता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा, तो हम एक बात हम भूल नहीं सकते कि आगामी 2 या 3 महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और उस चुनाव तक अगर कैंडिडेट का जो मतलब जो कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस लेवल अगर उस लेवल का बना रहा, तो 24 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है बसपा के लिए। देखिए बसपा का अपना जनाधार है मध्य प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा कांग्रेस से रुष्ट होकर, कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको लेकर चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव खुद पहुंच गए, डिंपल यादव पहुंच गई, तमाम चीजें हुई। और ये हुआ कि उनकी पार्टी के लोग जो आखिरी तक टूट टूट कर भाजपा में भाग रहे थे। लेकिन बसपा के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस प्रकार से रैलियां वहां पर हुई, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मध्य प्रदेश में जितनी रैली बसपा सुप्रीमो की हुई, मायावती की, वो सब मैं हिट रैलियां कहूंगा कि एक सुपर हिट रैली। गतिविधियां बहुत रही है बसपा की, बिल्कुल जमीनी गतिविधियां रही है, हमने भीड़ देखी। और सबसे बड़ी बात जो एक निवेदन मैं दर्शकों से कर दूं, आपको रोक रहा हूं गौरव, दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं जिस भी जगह से देख रहे हैं, जिस विधानसभा से देख रहे हैं, आपके यहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मजबूत, किसकी लड़ाई चल रही है, कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी हम कमेंट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और उसको हमारे सभी पैनलिस्ट पढ़ रहे हैं। और आप किसी पार्टी के समर्थक क्यों ना, चुनाव खत्म हो चुका है, अब कोई नफा नुकसान वाली बात ही नहीं रही है। जो है दिल में खुल के कहिए, बस सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए, जो मैं स्क्रीन पर दिखा सकूं। कुछ उठपटांग लिखेंगे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। जी गौरव जी, तो मेन चीज ये रही। और जो मैं बात करूं सीटों की, तो मुरैना जिले में 2 से 3 सीटें, मुरैना, सुमावली, संबलगढ़, और उसके बाद और बात की जाए तो दिमनी सीट जो है बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत हॉट सीट है। अगर उस सीट से कुछ खेल होता है तो इस सीट में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब
उठापटक होगी और एक बड़े नेता जो हैं उनकी राजनीति पर भी खतरा मंडरा सकता है। और ग्वालियर में जब मैं गया तो ग्वालियर में लोग बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर चलता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर वहां नजर नहीं आया। और जब वहां लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब यहाँ पर दगे कारतूस होते हैं, मतलब उनको कोई पूछता नहीं है। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भाजपा के चुनाव में इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, मैंने पोस्टर भी जब भाजपा का देखा तो सिंधिया जो ग्वालियर के फ्रंट में हुआ करते थे कभी, वो पोस्टर में तीसरी लाइन में नजर आए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और रही बात, देखिए भाजपा कांग्रेस की बात करते हैं तो भाजपा के पास एक लंबे समय वहां पे शासन किया, एंटी कंबेंसी थी, हमने सड़कें देखी वहां पे, हमने वहां की व्यवस्थाएं देखी, सड़कों का बुरा हाल। मुरैना से ग्वालियर जाने में हमको 1.5 घंटा लग गया, 40 किलोमीटर का रास्ता नहीं था। और रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विकास था ना मध्य प्रदेश में, वो कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित होकर रह गया, वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में तो हम मैं बस आपका आंकड़ा 10 से ऊपर का आ रहा है ना, 10 से ऊपर का आंकड़ा दे रहे हैं आप लोग। मेरा आंकड़ा 10 से ऊपर का है और मेरा मानना यह है कि भाजपा वहां पर कमजोर रहेगी मध्य प्रदेश में। और अगर फाइट नेक टू नेक भी रही तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन मामला फंसेगा तो बसपा वहां पर किंग मेकर बनी, क्योंकि बसपा के पास ही बड़ा आंकड़ा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, दुआ लौटेंगे आपके पास। जी। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और देखिए दर्शक भी अपना अपना आकलन बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि निवाड़ी बसपा जीत रही, क्योंकि समर्थक तो देखिए कुछ भी कह सकता है। निवाड़ी से अवधेश प्रताप सिंह बसपा के कैंडिडेट थे, जो कि बीजेपी का टिकट कटा तो वो आए थे। निरंजन आपके पास आता हूं मैं, दीपक बार बार एग्जिट कर रहे हैं, उसके बाद दीपक का रुख करेंगे हम। दीपक का शायद सिग्नल स्टेबल नहीं है। निरंजन आपका क्या आउटलुक है पूरे चुनाव पर, फिर दीपक के पास आएंगे। दीपक आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, एग्जिट हो रहा है बार बार? पता नहीं, 2-3 बार निकल गया है, पता नहीं अपने आप ही। कोई बात नहीं, आप बने रहिए, आप बने रहिए। निरंजन के बाद आपके पास आते हैं। निरंजन आप बताइए मध्य प्रदेश के बारे में आपका क्या आंकलन है, क्योंकि देखिए लोग लिस्ट बना के दे रहे हैं कौन कौन सी सीट जीतने वाली है। तेलंगाना की बात हम सबसे आखिर में करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन है चारों राज्यों को लेकर वो भी मैं आखिर में समाप्त करूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसके लिए। जी निरंजन। जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ उसके नजर से हम देखते हैं कि शुरुआत से ही बसपा के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, बसपा के जो प्रभारी थे, उन्होंने मेहनत की। जैसे कि उन्होंने साइकिल यात्रा चलाई, उसके बाद उन्होंने बहुजन राज अधिकारी यात्रा चलाई, उसको हमने कवर भी किया था। उससे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि जब प्रदेश के नेता और प्रभारी सांसद जब किसी गांव में पहुंच रहे हैं, गांव जा रहे हैं, तो इससे लोगों में और जो बसपा के खासकर वोटर था उसमें एक जागरूकता बनी। क्योंकि बसपा के नेता हमेशा से एक आरोप लगता है कि बसपा के नेता गांव में नहीं जाते हैं, बसपा के वोटरों की नहीं सुनते हैं। तो मध्य प्रदेश में इसका उलट हुआ और बसपा के नेता गांव-गांव गए, बसपा के कार्यकर्ताओं के घर उन्होंने खाना खाया और वो उन्हीं के घर पर रुक गए, उनके गांव में ही रुक गए। तो इससे कहीं ना कहीं बसपा के कार्यकर्ताओं में और बसपा के वोटरों में उत्साहित नजर आए। उसके बाद देख लीजिए बहन जी ने सबसे ज्यादा रैली मध्य प्रदेश में की। तो जो आपको बताएं तो बसपा के जो स्थानीय नेताओं ने काम किया और नेशनल लेवल के नेता बहन कुमारी मायावती ने जो कार्य किया, जो रैली की, उससे कहीं ना कहीं बसपा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी वो सीट है जहां बसपा चुनाव निकाल सकती है और कांग्रेस वोट कटवा किन सीटों पर साबित हो रही है और भाजपा बसपा का वोट कहाँ काट रही है। ये समझ लीजिए, हम भिंड से बात करते हैं जहां लाहौर विधानसभा है और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, वहां बसपा के हैं रसाल सिंह और वहां भाजपा से गुड्डू शर्मा। तो वहां जो भाजपा के प्रत्याशी गुड्डू शर्मा है वो बसपा के वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, वही बात करते हैं तो वहां कांग्रेस और बीएसपी की टक्कर लाहौर विधानसभा में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर लाहौर विधानसभा में कुछ भी होता है तो समझ लीजिए नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो डामाडोल स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं हम भिंड सीट की, तो बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए संजीव सिंह कुशवाहा, फिर बसपा में आए, तो वहां भी स्थिति बड़ी मजबूत है और बसपा का आंकड़ा वहां भी बन सकता है। वही बात हम मध्य प्रदेश की जो मुरैना जिला है, एकदम बसपा का गढ़ माना जाता है हमेशा से। कभी 2 सीट रहती है, कभी 4 सीट रहती है और लगातार हर एक विधानसभा बसपा ने जीती है।
मुरैना जिले की। कई 2 बार जीते हैं, कई 1 बार जीते हैं, कई बार 3 बार जीते हैं। हम बात, आपने मेनस्ट्रिक मीडिया में सबलगढ़ की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबलगढ़ की, क्योंकि बहुजन मीडिया तो बात कर रही है कि सबलगढ़ में बसपा फाइट में है, लेकिन मेनस्ट्रिक मीडिया में आपने बहुत कम खबर सुनी होगी। तो समझ लीजिए सबलगढ़ की सीट वो सीट है कि बसपा शायद सबसे पहले वही सीट जीतती हुई नजर आए आपकी नजरों में। सबलगढ़ एक बहुत बड़ा। उसके बाद जौरा में हम स्थिति मजबूत है, और जौरा में मुकाबला रियलिटी में कांग्रेस बीजेपी में हो रहा है, लेकिन बसपा भी त्रिकोणीय स्थिति में नजर आ रही है। वही सुमावली में कांग्रेस से बीएसपी में आए कुलदीप सिकरवार की स्थिति ये है कि उन्होंने चुनाव में कुछ दिन पहले ही आए, और जो बीजेपी कांग्रेस के मंत्री विधायक, उनकी स्थिति बहुत ही खराब कर दी है, और यहाँ त्रिकोणीय मामला है या कुछ भी हो सकता है। वही राकेश रोस्तम की बात करते हैं मुरैना विधानसभा की, जहां भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए, और उनके पिताजी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये समझ लीजिए कि मुरैना में कांग्रेस और बसपा की कड़ी टक्कर है, और भाजपा वहां तीसरे नंबर पर अभी से जाती हुई नजर आ रही है। और तीसरे नंबर पर जब रिजल्ट आएगा तो आप समझ लीजिए वो तीसरे नंबर पर ही दिखेंगे आपको। वही बात तो मान के चले कि 5 से 10 का आंकड़ा तो आप भी इस हिसाब से बताएंगे जो गिनती आपने करवा दी है। मेरा आंकड़ा 8 से 10 के बीच का कह रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये तो बड़ी जीत होगी अगर ऐसा हो जाता है तो बसपा के लिहाज से अगर देखें तो इसको। बिल्कुल। दीपक के पास से ना, दीपक का कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, आपके पास लौट जाएंगे। दीपक, आपका क्या आकलन है? मैं पथरिया के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे। पथरिया से भी बसपा की विधायक जो है मैदान में है, और आपने तो बहुत ट्रैवल किया है, आप 300 किलोमीटर गाड़ी चलाए थे अकेले ही, और कोई बहुत मजबूत बड़ी गाड़ी भी नहीं है आपके पास, लेकिन मेहनत आपकी काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। बताइए क्या आकलन है आपका मध्य प्रदेश को लेके? फिर छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे हम। दीपक बताइए। जी, बीएनएन और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वैभव भाई कि आपने इस प्रकार का जो कैंपेन चलाया है। साथ ही साथ हमारे तमाम साथी इस प्रकार का कैंपेन चला रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो हमसे उम्मीद करके बैठे हैं, उन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में जो क्या मिलने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन अपन आकलन तो कर ही सकते हैं। और आकलन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश प्रकार से पहली बार बहन जी की 10 रैलियां हुई हैं, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाता नहीं था, वो इस बार चिल्ला चिल्ला के, ढोल बजा बजा के चिल्ला रहा है कि 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 बसपा कहीं ना कहीं लेकर आ रही, सत्ता में भागीदारी कर रही है, किंग लेकर बना रही है, वो चिल्ला रहा है। लेकिन सही मायने में जिस प्रकार से इस बार जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीन पर जो कार्य हुआ है, चाहे बोले आकाश आनंद जी के प्रोग्राम हो या सांसद राम जी गौतम जी के लगातार इतने प्रोग्राम हुए हैं कि शायद ही किसी प्रभारी के किसी के हुए होंगे। मध्य प्रदेश में इतने प्रोग्राम हुए हैं लगातार, मैं तो जा जाके ही थक गया, ये मान लीजिए। तो अगर बात करें अपन इस प्रकार के बसपा क्या करने वाली है, तो इस प्रकार की बात है तो बसपा पिछले चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50 सीट ऐसी हैं जिन पर बसपा हमेशा से 10,000 से ऊपर वोट लेके आती है। 10,000 से ऊपर वोट, बिल्कुल सही आंकड़ा है। और जी 10,000 से वोट लेकर आती है 50 सीटों पर। अगर अन्य सीटों की पर बात करें कि जो फाइट सेकंड नंबर पर कितनी है, तो सेकंड जो सीटें हैं वो 20 से 25 सीट ऐसी है जिन पर बसपा हमेशा सेकंड नंबर पर रहती है जी। और 5-7 सीट ऐसी है जो हमेशा कोई ना कोई सीट उनमें से जीतती रहती है, मतलब 5 से 7 सीटें। और इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 12 से 15 भी हो सकता है। तो आपको मैं अमूमन बता दूं कि किस प्रकार से किस क्षेत्र में हमारी फाइट होने वाली है और बसपा कहां पर कमबैक करने वाली है, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बताइए। तो श्योपुर में इस बार बसपा बेहद मजबूत है और श्योपुर मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 1 है। मजबूत ये है कि 10 से ऊपर ही वोट लेके आएगी, जो कई वर्षों से लेकर नहीं आई है। वही विजयपुर जीतने वाली बताइए, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे जी। जीतने वाले बताइए दीपक बाबा, कौन सी आपको लग रहा है कि बसपा से फाइट है और बसपा से मुकाबला चल रहा है जहाँ पे? हाँ, बसपा से टीवी की मीडिया एक भी नहीं दिखा रही है। ये आप सब लोग टीवी देख रहे होंगे, आज एग्जिट पोल आ गए, चुनाव वोटिंग होते, टीवी की मीडिया कहीं पे भी एक भी नहीं दिखा रही है बसपा को। बिल्कुल नहीं, मैं टीवी नहीं देखता भाई साहब। देखना चाहिए। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। बताइए क्या प्लान है आपका? आपको सब मालूम है। हाँ, मध्य प्रदेश में अगर बात करें अपन
तो सबरगढ़ का त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा की सीट फंसी हुई है। हालांकि उसमें क्योंकि तीनों ही पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी हैं, और इसमें क्या होगा, क्योंकि धाकड़ समाज भी वहां पर बेहद मजबूत है। जो रावत समाज की एक महिला लड़ रही है चुनाव बीजेपी से, वो भी समाज बहुत मजबूत है। और जो कुशवा समाज के व्यक्ति लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी बेहद मजबूत है, क्योंकि तीनों ही पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अब कौन कहाँ जाता है वहां पर अगर बात करें तो जाटव वोटर जो 40,000 से 42,000 वोट है, वो एक तरफा अगर मूव कर जाता है और धाकड़ का 35,000 मूव कर जाता है, तो कहीं नहीं 70,000 में से 60,000 वोट भी डल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा वहां पर फाइट कर सकती है। सबड़ का आप समझ सकते हैं, जो मुरैना का सबड़गढ़ है। जोरा में बसपा की सीट इसलिए फंस गई है क्योंकि जहां से सोनीराम कुशवाहा जी पिछले 2 बार तो विधायक बनी चुके हैं, और उपचुनाव हुआ तब भी वो 49,000 वोट लेकर आए थे। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग फंस गया है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जो प्रचार करने के लिए आए थे, क्या नाम था, जो अम्बेडकर क्या लिखते हैं वो, एक नकली अम्बेडकर बाबा साहब के, हाँ, राजरतन, हाँ, नकली अम्बेडकर प्रचार करने के लिए पंकज पंकज तो उपाध्याय बात के है प्रचार। पंकज उपाध्याय, तो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़े, फर्क पड़ेगा। कुछ हमारे जो बहुजन गायक थे वो भी गीत गा रहे थे पंकज उपाध्याय के, तो कुछ उससे भी फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सीट वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में नहीं, वहां 4 कोणी मुकाबला हो गया है। क्यों, हमारे बसपा के पूर्व विधायक जो थे मनीराम धाकड़, वो भी चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो इसलिए वो मुकाबला थोड़ा सा फंसा हुआ है। अब ये तो 3 तारीख को तय होगा। सुमावली की सीट की बात करें तो सुमावली में 2 ही लोगों के पास सीट, जो कुलदीप सिकरवार हैं, उनका सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी के मंत्री से है, और एदल सिंह कंसाना जो कि बसपा से पहले 2 बार चुनाव जीते हैं, उसके बाद कांग्रेस में चले गए, उसके बाद बस भाजपा में पहुंच गए। तो मुकाबला यहाँ पर भी लगातार फंसा हुआ है। मुरैना का भी 2 कोणी मुकाबला है, कांग्रेस और बसपा का है, और बसपा यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अधिकतर का जो क्षेत्रों की आवाज है वो यही है कि बसपा यहाँ पर चुनाव जीत रही है। दिमनी का भी सीट फंसा हुआ है। मेगांव में पिछड़ा वर्ग फैक्टर चला है, कहीं ना कहीं बघेल समाज के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं फाइट करने की कोशिश में, लेकिन मानना यही कि सीट फटी हुई है। और अटेर में भी, भिंड में बसपा फिर से एक बार, जो संजीव सिंह जो विधायक हैं, जो बीजेपी छोड़ के फिर से बसपा में आ गए थे, हाँ, संजीव सिंह कुशवाहा, वो फिर से फाइट मारेंगे, ये तय है। लार में भी बसपा फाइट मार सकती है, क्योंकि वो 4-5 बार के विधायक हैं। और ग्वालियर ग्रामीण में बसपा कहीं ना कहीं फाइट तो कर ही रही है। और तमाम एक पौड़ी सीट है जिसको आप देख सकते हैं, वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं धाकड़ समाज के, पोहरी स्ट्रांग है, बिल्कुल कोलारस स्ट्रांग है, वहां पे मुगावली कुछ ना है। कुछ जरूर कुछ ना तो कुछ मानना यह है कि जो तमाम सीटों पर, जी, पौड़ी स्ट्रांग है, एक बंडा सागर स्ट्रांग है, निवाड़ी स्ट्रांग है, बंडा जी। और सतना एक की सवाल लेके मैं अमरपाटन, जाना चाहता हूँ बीच में, गौरव के पास सिरमौर जाना चाहता सिमरिया। हूँ, आप लोग भी। जी दीपक, एक सवाल मैं गौरव के पास लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मध्य प्रदेश से हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस पे। ये चंद्रशेखर वाला जो फैक्टर है वो कितना ज्यादा काम करेगा, और उनकी एएसपी भी कहाँ पे डेंट कर सकती है, या कहाँ खुद से जीत के आसपास पहुंच सकती है? गौरव। देखिए, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का फैक्टर मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एक्टिव थे। उन्होंने वहां पे संगठन भी बनाया, वहां पे चुनाव भी लड़ा, लेकिन चंद्रशेखर के पास कैडर वोट नहीं है, और चुनाव कैडर वोट से लड़ा जाता है। चंद्रशेखर के साथ लोग हैं, युवा कुछ है। बसपा के साथ कैंडिडेट्स का आना, जो दूसरे कैंडिडेट पार्टी छोड़ के बसपा इसलिए आते हैं क्योंकि बसपा के पास अपना बेस वोट है, और चंद्रशेखर के पास वो बेस वोट नहीं है। और वो बेस वोट ऐसा नहीं कि कभी बन नहीं पाएगा या फिर बनेगा नहीं, चीजें होंगी नहीं। देखिए, बेस वोट बनाने के लिए आपको कैडर पे काम करना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद कैडर पे काम करना नहीं चाहते, वो एक भीड़ के साथ आना चाहते हैं, हाथ हिलाते हुए निकल जाना चाहते हैं। और भीड़ के साथ आने से और हाथ हिलाने से कैडर नहीं बना करता। कैडर बनता है जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया, और साइकिल चलाई, घर घर गए, 4 लोग मिले, 4 लोगों को समझाया, 5 लोग मिले, 5 लोगों को समझाया, उससे कैडर बनता है। और चुनाव में कैडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बसपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बसपा के पास जो कैडर है, हाँ, भाजपा के पास बहुत बेहतरीन कैडर है, बहुत मजबूत कैडर है। तो कैडर चुनाव के लिए आपकी नींव होता है, और चंद्रशेखर के पास कैडर नहीं है। सनग्रूफ वाली गाड़ी में बैठ के आने से, खुली गाड़ी में आने से, हाथ हिलाने से कैडर नहीं बनते, चुनाव नहीं जीते जाते। तो चंद्रशेखर
एक वो चीज है कि मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि लोग उनको देखने के लिए जाते हैं क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा रहते हैं इस वजह से, और तमाम जो अन्य समाज के धरने होते हैं या प्रदर्शन होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन बिना कैडर के मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में एक्टिव है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद वहां पर आरोप लगे उनकी पार्टी पर कि भाजपा के मंत्री से पैसा लिया है, भाजपा के मंत्री से गाड़ी में घूम रहे थे, तो मेरा मानना ये और है कि इस चुनाव के बाद इन सब चीजें होने के बाद चंद्रशेखर की मतलब जो जमीन है वो मध्य प्रदेश में बनने से पहले ही खराब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। निरंजन, इस विषय पे क्या कहना है आपका? फिर छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे हम। छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करनी जरूरी है, महत्वपूर्ण राज्य है। साहब कांशीराम ने वहां बहुत काम किया। दीपक, कुछ और ऐड करना था? आपने कंक्लूड कर दिया मध्य प्रदेश के बारे में अपना ओपिनियन। दीपक बौद्ध, दीपक सुन पा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ या आपने कंक्लूड कर दिया आपने? जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी, आवाज आ रही है? नेटवर्क कनेक्शन के कारण क्या आवाज? जी बोलिए बोलिए दीपक भैया, बोलिए। हाँ जी। मध्य प्रदेश में बसपा की अगर बात करें तो बसपा कहीं ना कहीं किंग मेकर भूमिका में है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में किंग मेकर की जो भूमिका रहेगी बसपा की, उससे अगर गौरव भाई अब्याल बोल रहे थे जिस प्रकार से कैडर की बातें कर रहे थे, जो कैडर बसपा के पास है वो वास्तविक ठीक कैडर है, और अन्य जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आपने कई वीडियो भी वायरल होते हुए देखे होंगे, और उन्हीं के कैडर के लोगों की वीडियो वायरल हो रहे थे और बता रहे थे कि इतना इतना हिसाब हुआ, इतना ये हुआ, इतना पैसा इसके लिए लिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब चंद्रशेखर ने कैसे कार्यकर्ता तैयार किए और वो कैसे निकले, ये तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता तो बहुजन समाज के लोगों के साथ ही है ना, कि जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय की, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि इस प्रकार का जो डीलिंग चल रहा है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं बसपा को नीचा दिखाने का भी ये रह सकता है। पिछली बार इस प्रकार से जो प्रदीप अहरवार एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बसपा के, और उन्होंने बसपा के साथ धोखा करने का काम किया, कांग्रेस में चले गए। बसपा की तब जो मीडिया थी वो 0 सीट दिखा रही, 0 सीट तब भी 2 आई थी, अब भी 0 दिखा रही है, आज भी 0 दिखा रहा है टीवी तो। जी हाँ निरंजन, आपका थैंक यू सो मच। दीपक, मैं आपके पास लौट के आऊंगा, और आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लस दर्शकों का जोश उत्साह काफी ज्यादा है, तो थोड़ा आप भी एनर्जेटिक तरीके से बताइए, क्योंकि दर्शक जो है काफी उत्साहित होकर देख रहे हैं। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा निरंजन का। निरंजन, मीडिया ने बहुत दिखाया है चंद्रशेखर आजाद को, मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, यूपी तक, एमपी तक, पता नहीं कितने चैनलों ने उनके इंटरव्यू करे। तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से वो चुनाव प्रचार रहा उनका, और बसपा के सामने कितना नुकसान करेंगे या खुद का कितना फायदा करेंगे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के परिपेक्ष से अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ने बहुत सारी सीटों पर तो कैंडिडेट उतारे अपने। कुछ कैंडिडेट बैठ गए, कुछ कैंडिडेटों ने बसपा को समर्थन दे दिया, कुछ कैंडिडेटों ने अन्य पार्टियों को भी समर्थन दे दिया। लेकिन अपन बसपा के नुकसान की बात करें तो इसमें बसपा का नुकसान मुझे तो नजर नहीं आता है। नुकसान की बात करें तो कैसा भी नजर नहीं आता है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां आजाद समाज पार्टी का फैक्टर चलने लगा है, जो सेवड़ा है दतिया की सीट, जहां से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे दामोदर यादव, वो आजाद समाज पार्टी में आए। तो वहां स्थिति चौकोड़ी है, चारों लोग मजबूत हैं, वहां कुछ भी हो सकता है। और दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी से हैं, वहां जरूर बसपा के जो वोट हैं प्रभावित कर रहे हैं। एक सीट पर मुझे लगता है कि बसपा का वोट प्रभावित हो रहा है, और वहां स्थिति में आजाद समाज पार्टी भी मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत है। जो मेरे हिसाब से कहा जाए तो एक सीट पर आजाद समाज पार्टी बसपा को डैमेज कर सकती है। जो सीट है आपको बताएं तो सेवड़ा, और मध्य प्रदेश में एक सीट ऐसी मुझे नजर नहीं आती है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कुछ प्रभावित करे। और जो भी वीडियो वायरल हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर चुनाव से पहले होते तो और फर्क पड़ता। और समय समय पर आपकी नजरों में भी और हमारी नजरों में भी, समाज में भी ऐसे कई दलाल निकलते हैं। हर पार्टियों में, समाज के हर संगठन में ऐसे दलाल समय समय पर निकल के आते हैं और सामने आते हैं, और आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और ये बड़ी बात नहीं है कि कौन किसको नुकसान करेगा, कौन नहीं करेगा, लेकिन
जो बसपा का है वो बसपा का रहेगा और किसी का भी रहेगा, लेकिन बसपा का अच्छा रहेगा इस बार मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात है। भीम आर्मी का, आजाद समाज बहुत पार्टी का बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला है इस बार। जी जी, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पे आते हैं और गौरव अगर मुझे सुन रहे हो तो गौरव एक बार ऑन करें। गौरव जो है उनको जाना है, तो गौरव से शुरुआत करें छत्तीसगढ़ को लेकर। गौरव, आप छत्तीसगढ़ में पहले भी गए थे और पिछली बार जी बसपा वहां 2 सीट जीती थी, आपको मालूम है, गठबंधन था अजीत जोगी की पार्टी के साथ, जनता कांग्रेस के साथ। तो पहले आप अपना ओपिनियन दे दीजिए मुझे, क्योंकि आपको उसके बाद हम फिर आपसे विदा लेंगे। क्या रहा आपका ग्राउंड का फीडबैक और क्या आंकड़ा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ गया था और छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैं 1 हफ्ता करीबन वहां पे रहा हूँ। मैंने ग्राउंड जी पे काफी सारी वहां पे लोगों से मिला हूँ, बातचीत की है। कुछ अच्छी स्टोरीज भी मैंने वहां से निकाली। जो कोल की स्टोरी थी, वोटर्स की स्टोरी थी, जो चुनाव से हटके थी, वो भी मैंने निकाली। देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जब मैं गया तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पे मेरा शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ को लेकर धारणा थी कि हाँ ठीक है, 2 सीटें होंगी, कोई कैंडिडेट की वजह से आ गई होंगी। लेकिन जब मैं वहां हम्म पहुंचा और मैंने वहां पे जाके चीजें देखी, तो मैंने पाया कि वहां पे कैडर है और बहुत मजबूत कैडर है। और जब मैंने आंकड़े एनालिसिस किए तो भाजपा ने मतलब बसपा ने पिछली बार वहां पे 10 सीटों पर बहुत बढ़िया फाइट दी, जिसमें पडरिया रही, भिलाईगढ़ रही और तमाम अन्य सीटें रही जहां पर बहुत कम कम मार्जिन रहा। तो उन्हीं सीटों अकलतरी पर है, मैंने जाके, अकलतरा, हाँ, मस्तूरी है, अकलतरी है, अकलतरी सारंगढ़ है, है, बेलतरा है, सारंगढ़ है और मस्तूरी है और इसके साथ में बिलाईगढ़ है। पंडरिया, भिलाईगढ़ है, सवारी है। तो ये तमाम तमाम सीटें थी जहां पर मैंने पहुंचा, मैंने जाके वहां पे देखा। तो वहां पे बसपा का बेस वोटर कैडर है। और मैं सबसे पहले पंडरिया गया तो पंडरिया से चैतराम राज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। चैतराम राज को पिछली बार 35,000 के आसपास वोट मिले थे उस समय। और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है। चैतराम राज का बिल्कुल चुनाव मजबूत नजर आता है क्योंकि वो खुद गोंड कम्युनिटी से आते हैं, जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटी है। अब उस सीट बिल्कुल। पर 65,000 गोंड कम्युनिटी का वोट है। और जो वहां पर सतनामी समाज, जो मुख्यतः जो बहुजन समाज है, एसटी समाज जो है, उसके पास वहां पे 40 से 50,000 वोटर है। तो अगर देखा जाए पैसे के मामले में और तमाम चीजों के मामले में चैतराम राज भाजपा कमजोर और कांग्रेस से कमजोर साबित हो, लेकिन जिस प्रकार से उनके वोटों के समीकरण है उसमें वो मजबूत साबित हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करें मस्तूरी से, तो दाऊराम रत्नाकर जो कि पुराना चेहरा है बसपा का, वो वहां से बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। काशीराम साहब के साथ ही। हाँ, काशीराम साहब के साथ ही छत्तीसगढ़ का काशीराम भी इनको कहा जाता है। तो उनका बिल्कुल। चुनाव बहुत मजबूत नजर आता है। उसके बाद हम बात करें सामरी से, तो सामरी से अनंत तिग्गा चुनाव लड़ रहे हैं। आदिवासी बेल्ट वो है। अनंत तिग्गा जो है पार्टी के पुराने कैडराइज वो है, मिशन के साथ रहे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार 5 साल तक जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उसको बसपा की ओर से अनंत तिग्गा ने वहां पर लड़ा है। तो अनंत तिग्गा के चुनाव को लेकर लोग कह रहे थे कि अनंत तिग्गा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनको लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। तो अनंत तिग्गा का चुनाव बहुत मजबूत है। हम श्याम टंडन की बात करें तो श्याम टंडन जो भिलाईगढ़ से लड़ रहे हैं, तो भिलाईगढ़ में श्याम टंडन को पिछली बार 62,000 वोट मिला था। 2,000 या 2,500 वोटों से श्याम टंडन चुनाव हारे थे। उनका चुनाव भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। बेलतरा का चुनाव मजबूत है, अकलतरा का चुनाव मजबूत है और बिलासपुर के आसपास तकतपुर सीट पड़ती है। अब उस सीटों पर देखिए, आपको एक बात देखनी होगी कि अमूमन छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः आबादी है वो आदिवासी आबादी है। वो कहीं ना कहीं ट्राइबल। यूनाइट, हाँ, वो यूनाइट नहीं है। वहां पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी सीएम का। अगर ऐसे उसको लेके बसपा पहले ही बोल चुकी है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो आदिवासी सीएम हम लोग वहां पे देंगे। लेकिन वहां का आदिवासी समाज यूनाइट नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्राइब्स हो जाती हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं, अलग अलग चीजें हैं, तो वो यूनाइट नहीं हो पाती। तो ऐसे में और ना ही वो अम्बेडकराइट मूवमेंट से उस तरीके से कनेक्ट हो पाए। जुड़े हुए हैं वो। बिल्कुल। वो जुड़ नहीं, अम्बेडकराइट मूवमेंट से वो लोग उस तरीके से जुड़े नहीं कभी भी। तो वो इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कैडर ने पिछले वहां कुछ समय में काम किया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि जो उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटें पहले थी बसपा की, और मैं मान के चलूं तो मैं ये मान सकता हूं कि बसपा वहां पे 10 से 12 सीटों पर अच्छी फाइट दे रही है और 5 सीटें बसपा वहां से जीत सकती है। हालांकि देखा 5 जाए तक तो का आंकड़ा हो सकता है, बिल्कुल। 5 तक का आंकड़ा मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ में हो सकता है, क्योंकि 10 सीटों पर बसपा वहां बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है। और मेन बिल्कुल। चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वोट शेयर। वो फिर वही वाली बात आती है कि वोट शेयर अगर बढ़ेगा तो वोट शेयर को लेके
है, उसका चुनाव, उसका लाभ जो है वो आगे भी मिलता हुआ नजर आएगा। जी वैभव। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ज्वाइन करने के लिए, और आपको काम है, व्यवस्था है, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया दर्शकों जी से जी, आपने अपने दिल की बात बहुत रखी। शुक्रिया। सभी पैनलिस्ट को जय भीम, बहुत शुक्रिया। जय जय। तो छत्तीसगढ़ के लिए हम अगला रुख करते हैं पराग की तरफ। पराग भी लंबे समय तक गए थे, और दीपक से मैं जानना चाहूंगा, दीपक क्या आपका छत्तीसगढ़ जाना हुआ था? आप छत्तीसगढ़ गए थे, आप बिलासपुर की रैली में गए थे। कौन सी रैली में गए थे? बोलिए मैं बोलिए। छत्तीसगढ़ नहीं गया। आप छत्तीसगढ़ मैं नहीं गए थे? छत्तीसगढ़ हाँ, नहीं गया, तो लेकिन हम जो छत्तीसगढ़ का जो, अगर आकलन की बात करें तो बसपा जिस प्रकार की, अगर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से, जैसे बहन जी ने वहां पर 2 रैलियां की है, और हाँ, पहले से बसपा की 2 सीटें तो पहले से ही थी, तो अगर जी, इस बार पामगढ़ और थोड़ा जैजैपुर। सा भी उसमें, हाँ, जो जैजैपुर है वो तो अच्छी विधानसभा बसपा के लिए पहले से मजबूत ही है। इस बार यही एक बताया जा रहा है कि 2 से 3 तो पहले से हमेशा से ही फाइट में रही है बसपा वहां पर, और इस बार जो दाऊराम रत्नाकर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सीट भी बेहद फाइट में है, क्योंकि बसपा के वो मध्य प्रदेश के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस बार जो नर्मदा प्रसाद अहिरवार जो वहाँ के प्रभारी हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में भी उनके नेतृत्व में 4 विधायक बने हुए हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जी, और जब से रामजी गौतम जी छत्तीसगढ़ वहाँ बना है तब लगातार से बसपा खाली हाथ नहीं लौटी है कभी भी। जी जी, बसपा कभी खाली हाथ नहीं लौटी। और जब नहीं दाऊराम लौटी। रत्नाकर प्रदेश अध्यक्ष थे बसपा के, तब 11 विधायक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दोनों से मिलकर 11 विधायक आए थे। तो वो दाऊराम 11 रत्नाकर जी का जो कार्य करने की एक अच्छी शैली है, और उनकी, और नर्मदा प्रसाद अहिरवार उसके बाद दूसरे प्रदेश अध्यक्ष है, जो अब दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष एक ही प्रदेश में लगे हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा तो बसपा के लिए होने वाला है। तो मानना यही है बहुत शुक्रिया। कि 5 से 7 सीटें बसपा वहां पर मतलब कर पाएगी। 5 से 7 सीटें तो जी, छत्तीसगढ़ के अंदर निकलती नजर आ रही है। इसके बाद हम राजस्थान का रुख करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो फाइनल कमेंट है पराग से। पराग छत्तीसगढ़ में लगातार गए, बहुत समय पहले भी रहे थे और चुनाव में भी गए थे। और राजस्थान की शुरुआत हम करेंगे निरंजन से, क्योंकि निरंजन को राजस्थान के बारे में जानकारी है, और वो रैलियां भी वहां कवर कर। दीपक भी जो है राजस्थान के इलाके में गए थे। तो पराग, छत्तीसगढ़ बताइए, जी बसपा के 2 विधायक थे और वोट जी। प्रतिशत ठीक ठाक था। आज तक खाली हाथ नहीं लौटी है बसपा, तो क्या आपका आकलन है छत्तीसगढ़ को लेकर बसपा के लिहाज से? छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से मैं लगातार जा रहा हूँ। बताऊं कि जगदलपुर का एक प्रोग्राम हुआ, आदिवासी जो आदिवासी दिवस, जो जागतिक आदिवासी दिवस होता है, उस दिवस पर वहां पर कार्यक्रम था। ट्रेन तक नहीं पहुंच पाती। छत्तीसगढ़ को मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि ऐसा प्रदेश जहां पर आपको मॉल और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी चीजें छत्तीसगढ़ के अंदर में दिखेगी, और एक ऐसा भी समाज रहता है जो पत्ते खाकर जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो ये वास्तविकता है छत्तीसगढ़ की। इस तरीके की चीजें छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रही है, और बसपा हमेशा से ही छत्तीसगढ़ के अंदर मजबूती से नजर आती है। कांचीराम साहब ने वहां पर चुनाव लड़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण वहां पर है जो जिस तरह के जांगीर चांपा जो है वो लोकसभा सीट पर माननीय कांचीराम साहब ने वो चुनाव लड़ा, और उसके कारण जी, और उसी लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं पर बसपा अपने आप को अपना गढ़ मानती है, और लगातार वहां से परिणाम भी देखे गए। इसमें पामगढ़ और जैजैपुर तमाम जिस तरीके की सीटें आती है। पामगढ़ से जिस प्रकार देखा गया कि इंदु बंजारे जो प्रत्याशी रहे बहुजन समाज पार्टी से, पिछले बार वो विधायक भी रहे, फिर एक बार उन्होंने बसपा ने उनके ऊपर विश्वास जीता है, तो निश्चित रूप से उनके साथ में पूरा दिन बरकरार था। अब एक शैली की बात करें यहाँ पर, गौरव जी ने जो की है कि दाऊराम रत्नाकर वहां पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हेमंत पोयाम जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी रणनीति मुझे पसंद आई। इंदु बंजारे जिनकी जब वो प्रचार के अंदर में जा रहे तो सिर्फ लोगों से हाथ जोड़कर वो वोटों की अपील नहीं कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे कि वो लोगों को जा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और पूछ रहे थे आपकी समस्या क्या है। मैं भले ही 5 साल यहाँ पर आपके विधानसभा में अगर प्रत्याशी एक आमदार के तौर पर, एमएलए के तौर पर रही, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कुछ काम अभी भी ऐसा लगता है समस्याएं बरकरार है। तो वो एक डायरी अपने साथ में रख रही थी, और जो भी समस्याएं लोग कह रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि तमाम समस्याओं को डायरी में मेंटेन कर लिखा जाए। और जब भी जिस तरीके से वो एमएलए बन जाते या फिर एक बार उनको मौका देता है पामगढ़ विधानसभा की जनता, तो वो तमाम समस्या का निवारण करेगी। तो ये एक जो रणनीति है मुझे बहुत अच्छी लगी, और लोग भी उससे प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि वो लिख रहे थे तमाम चीजें, उनको समझ आ रही थी कि क्या कुछ कमियां भी रही है। और मैं तमाम रिपोर्टिंग के आधार पर कोशिश कर रहा था
कि किस तरीके से बसपा काम कर रही जमीन स्तर पर। तो मैं ओवरऑल बता दूं, काफी ज्यादा समय भी हो चुका है, तमाम लोगों को और अपनी बात रखना है। तो मैं पामगढ़ में था, कलतरा में था और मैं मस्तूरी में था। तीनों विधानसभाओं की बात की गई है। तीनों विधानसभाओं पर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लोगों से बातचीत की है। और पामगढ़ निश्चित रूप से एक मजबूत फाइट है इस बार बसपा वहां पर दे रही है। जयजयपुर विधानसभा, वहां पर फिर से एक बार बसपा ने जो पिछला विधायक वहां पर रह चुके केशव प्रसाद चंद्रा, उनको फिर एक बार बसपा ने टिकट दी। उनको भी एक मजबूत दावेदारी है। जयजयपुर में बहन मायावती की रैली भी हुई और बिलासपुर के अंदर बहन मायावती की वहां पर रैली हुई। तो इसके साथ साथ मस्तूरी जो सीट है वहां पर जो दाऊराम रत्नाकर जो प्रत्याशी है वो मजबूती से वहां पर लड़ रहे हैं। 2 से 3 बार वो वहां पर पामगढ़ से, जो पासी की 30 किलोमीटर पास की विधानसभा है, जहां से इंदु बंजारे बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुकी है, वो वहां से जी वह विधायक रह चुके हैं। तो अब वो मस्तूरी से लड़ रहे हैं, तो वो एक मजबूत सीट है। एक खास बात बताऊंगा मस्तूरी विधानसभा को लेकर। एक कार्यक्रम में मैं गया, पामगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी है, मस्तूरी विधानसभा के प्रत्याशी है दाऊराम रत्नाकर, इनके साथ में तो तकरीबन आसपास के जो 25 गांव है, उन 25 गांवों के जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो उस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। और वहां पर दाऊराम रत्नाकर इनको बुलाया गया और उनका ये कहना था कि अब हम ये तमाम जो ओबीसी समाज के लोग आपको, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, बशर्ते तमाम उनकी कुछ ओबीसी समाज के होने के नाते कुछ समस्याएं थी, वो समस्याओं को उन्होंने रखने का काम किया और अमूमन वो बहुत बड़ी भी समस्याएं नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो एससी और एसटी का ही वहां बसपा को समर्थन मिला है या बसपा का वोट बैंक है। ओबीसी समाज ने भी कहने की ऐसी कई विधानसभा की सीटें वहां पर बसपा को अपना बड़ा समर्थन दिया है। कलतरा विधानसभा के अंदर में वही देखा गया जहां पर डॉक्टर विनोद शर्मा तकरीबन 10 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनको बसपा अपना प्रत्याशी बनाए, बसपा उनको कलतरा विधानसभा से टिकट दे। आपने उनका इंटरव्यू भी किया है, वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। मैंने भी उनका इंटरव्यू नेशनल चौपाल पर किया, वो भी तमाम लोगों से देखा गया। तो वो भी सीट इसीलिए मजबूत हो जाती है कि जो जिस तरीके से डॉक्टर विनोद शर्मा है, ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और बड़े कहीं ना कहीं लंबे समय से बसपा के लिए समर्पित है, काम कर रहे हैं। और उनका भी काम करने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो बड़े ही मजबूती से कह रहे थे कि बताइए कि मैं पहली बार क्या आपके गांव में आ रहा हूँ, क्या इसके पहले मैं क्या आपके गांव में नहीं आया, क्या ऐसा कोई एक कार्यक्रम बता दीजिए जहां पर मैं आपके गांव में शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तमाम जो बसपा ने टिकटें इस बार जो वितरण किया है वो तमाम ऐसे प्रत्याशी को दिया है जो जमीन पर काम कर रहे थे। और इसीलिए गौरव जी के माध्यम से भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश और तमाम प्रदेशों वहां पर टिकटों को लेकर जो वितरण हुआ है, टिकटें जो आवंटित की गई है, जो दी गई है, वो बहुत ही सटीक और सोच समझकर दी गई है। इसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो बिलाईगढ़ की ऐसी सीट है श्याम टंडन की जो बहुत मजबूत है, नवागढ़ से सीट है जहां से मजबूत है, पंडरिया की बात की गई वो भी सीट बसपा मजबूती से लड़ रही है। तो मेरा जो आंकड़ा है वो 5 से 10 के बीच का है जो छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा जीत कर ला सकती है। जी बहुत शुक्रिया पराग। राजस्थान की हम बात करते हैं क्योंकि लंबा समय हमें हो गया बात करते करते। राजस्थान में दीपक बौद्ध भी जमीन पर उतरे हुए थे और निरंजन आप भी राजस्थान पहुंचे थे कुछ विधानसभाओं में, कुछ रैलीज में। जी निरंजन, आपकी आवाज नहीं मिल पाई। निरंजन आपका शायद म्यूट पे है। निरंजन आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप रैलियों से पहले मैं गया था। आप पहले गए थे तो आप दोनों से पूछूंगा मैं। दीपक से पहले पूछते हैं। दीपक, राजस्थान को लेकर क्या है? और राजस्थान का मेरा जो आंकड़ा मैं भी आपको बताया था लगे हाथ ही, क्योंकि बसपा की स्थिति की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में बेहतर है राजस्थान की बनिस्बत। इस बार बसपा का राजस्थान का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहा। उसमें चुनाव परिणाम के बाद आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं राज्य स्तर में कहीं ना कहीं जरूर इसकी गाज गिर सकती है और कुछ ना कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या आंकड़ा है आपका दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा। राजस्थान की कुछ सीटें हैं जो नोट्स की हैं, जिस प्रकार से भगवान सिंह बावा और प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है उन सीटों पर, और साथ ही साथ सांसद रामजी गौतम जी ने बड़ी देखभाल के उन पर टिकट दिए हैं। उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा उन सीटों पर, जो पहले से लगातार एक राजस्थान में एक फैक्टर चलता आया है कि जो 6 विधायक पिछली बार अशोक गहलोत ने एक डेमोराइज कर दिए, फिर 6 एक बार फिर कर दिए, तो लगातार क्या पार्टी के लोगों का भी हौसला करता है, वोटर्स का और ज्यादा हौसला करता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए उस समय भी मिला था। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उस समय लोग कह रहे थे अरे वो जीत भले ही जाए लेकिन वो कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस में फिर से चले जाएंगे। ऐसी कई बातें भी सुनने के लिए लोगों को मिली। जब हमें लोगों को सुनने की बातें ये मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में भी बातें चलती होंगी, तभी हम लोगों तक वो बातें आती हैं। तो इससे क्या फर्क तो पड़ता है, लेकिन सही मायने में बात करें तो बसपा धौलपुर में फाइट में है, बाड़ी में फाइट में है। 2 सीट तो ये खेतड़ी बानसूर
और नदबई, ऐसी कुछ सीटें हैं, गंगापुर, करौली। तो मानना यही है कि जो 10 से 12 सीट है उन पे ऐसी फाइट में, बहुत जबरदस्त फाइट है 10 से 12 सीटों पर। हालांकि वहां प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा 60 सीटों की बात करते हैं, लगातार 60 सीटों पर हमारा एक मजबूत आंकड़ा, लेकिन मेरा मानना यही है 10 से 12 जो सीटें हैं उन पर बसपा लगातार फेस टू फेस, मतलब लगातार जो सिंगल फाइट होती है वही फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबले वाली फाइट नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिर ये कि जो 6 वाला लगातार जो आंकड़ा चलता आया है वो शायद टूटने की उम्मीद राजस्थान के अंदर दिख सकती है। 6 से ऊपर कहीं ना कहीं विधायक इस बार मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में अगर कोई आता है तो राजस्थान में ही आएगा इस बार। 6 से 8 भी हो सकती है इस बार, लेकिन आंकड़ा ठीक है। जी शुक्रिया दीपक। और इससे पहले मैं निरंजन के पास से राजस्थान की बात करने, फिर हम तेलंगाना की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को तेलंगाना का भी इंतजार है कि तेलंगाना में क्या कुछ हुआ है आज। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या कुछ हमले भी हुए हैं। जी हाँ, वहां पे हमले भी हुए हैं, झड़पें हुई हैं। और इस पे मैं अलग से भी आपके सामने 10:30 बजे के आसपास लाइव आके बता सकता हूँ आपको कि वहां क्या स्थिति रही। वह चुनाव बड़ा घमासान है, खासतौर पर जो सिरपुर का चुनाव है। राजस्थान को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे। मैं राजस्थान पे अपना आकलन दे देता हूँ। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि कहीं पे भी सीट नहीं आने वाली है, 3 तारीख को एक्सपोज होने के लिए तैयार रहिए। तो आप सबको और हम सबको कहा जा रहा है ये। हाँ, तो मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जो चुनाव था, बसपा उतनी ताकत से नहीं लड़ पाई जितना मध्य प्रदेश का लड़ा। जो हलचल, जो गतिविधियां मध्य प्रदेश में दिखाई दी, जिस तरह की तैयारी वहां से प्रदेश अध्यक्ष पहले से कर रहे थे, रमाकांत पीपल साइकिल यात्रा की बात हो, उस तरह की सक्रियता, प्रोएक्टिवनेस जो है वो राजस्थान में नहीं थी। जबकि राजस्थान में मुद्दों की भरमार थी और उन मुद्दों को बसपा ने बड़े मुद्दे नहीं बनाया, केवल ज्ञापन देने तक ही और एक रस्म अदायगी जो होती है उस तक सीमित रही। और देखिए, आपको जो मुद्दे हैं वो केवल ज्ञापन देके फोटो खिंचवाने तक सीमित रहने चाहिए। आपको सड़क पे धरने पे बैठना चाहिए। आर एस प्रवीण कुमार साहब सीखना चाहिए कि उनको जैसे जहां दिक्कत होती है वो वहीं बैठ जाते हैं और उनका सारा समर्थक हजारों की संख्या में उनके साथ वहीं बैठ जाते हैं धरने पे। तो राजस्थान को लेके बसपा की स्थिति जो है, मैं कुछ नाम बताता हूं आपको। कुछ सीटें जो बसपा की निकलनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है, एक तो खेतड़ी की सीट है जहां से मनोज घुमरिया है, वो फाइट दे रहे हैं पूरी। अगर कुछ गड़बड़ाया नहीं मामला तो वो सीट निकलनी चाहिए खेतड़ी की। दूसरा, मनोज न्यांगली का चुनाव अच्छा रहा है, सादुलपुर का। वो पुराने बसपा के विधायक हैं, पिछली बार तीसरे नंबर पे थे, तो वो सीट भी आप रखिए गिनती में। और ये वो सीटें जिनमें से निकल के आएंगी। और फाइनल आंकड़ा क्या होगा, देखिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लोगों को बहुत मजा आता है गाली देने में कि आपने तो कहा था इतनी सीट होंगी, इतनी नहीं आई है, एज इफ कि हमारा ही कोई ये घर का काम हो, हमारा तो आकलन का काम है, हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको सटीक बताएंगे। इसके अलावा बात करें बाड़ी की सीट से, जसवंत गुर्जर बसपा के मैदान पर हैं, वो आखिरी समय में उनका टिकट हुआ। वहां पे गिरिराज मलिंगा है। वहां दलित समाज जो है उसके ऊपर बड़े आरोप हुए, झड़प भी हुई है वहां पे। तो वो सीट जो है बिल्कुल उसको फाइट में कहा जाना चाहिए। इसके अलावा एक सीट किशनगढ़ बास की है, जहां मेरे को जहन में आ रही है, सिमरत कौर बसपा की मजबूत प्रत्याशी है किशनगढ़ बास से। वो सीट जो है आप उसे गिन सकते हैं। और कमाल की बात ये देखिए, जो बसपा की 6 जीती हुई सीट थी ना पिछली बार, उसमें से सीट निकालना बसपा के लिए बड़ी चुनौती है। अगर लोग, जनता को लग रहा है कि वो 6 की 6 बसपा रिपीट कर जाएगी, उसमें प्लस होगा, ऐसा नहीं है। अगर बसपा इस बार वो 6 का आंकड़ा भी तय कर लेती है तो वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि मुझे वो 6 का आंकड़ा टच करता हुआ नहीं निकल रहा। बसपा 2 से लेके 4 सीट राजस्थान में लेके आती है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अगर 4 का आंकड़ा पार करती है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाएगा और सीटें इन्हीं में से निकलेंगी। एक भरतपुर की सीट भी है जहां पे गिरीश चौधरी जाट समाज के प्रत्याशी बसपा के टिकट पे मैदान में थे। और गिरीश चौधरी की जो सीट है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सामने आरएलडी के टिकट पे पिछली बार संजीव गर्ग थे। आरएलडी कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया था। सुभाष गर्ग को, माफ कीजिएगा, मंत्री भी बनाया गया था। तो उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो भी बनिया समाज से थे, वैश्य समाज से थे। तो माना जा रहा है कि वहां पे वैश्य वोट बट गया है। और जो जाट समाज है वो अगर हाथी पर एक मुश्त वोट देता है या आधे से ज्यादा भी वोट देता है, क्योंकि वो शायद वैश्य वर्ग को वोट ना करे, अगर इस तरह का माने, और जाटव वोट 65,000 है, मैं गया था वहां गाँव में, कुछ मैंने बातचीत की थी, तो ये समीकरण एक जिताऊ नजर आ रहा है। इसके अलावा भरतपुर में कहीं भी मोटे तौर पे जिताऊ समीकरण ऐसा नहीं नजर आ। नदबई की सीट में भी मामले फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर वहां पे जाट वोट बसपा को मिला तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि नदबई में बसपा खेमकरण तौली के सामने कुंवर जगत सिंह है, वो भी भाजपा के टिकट पर। और जाटों के लिए भाजपा के टिकट पे जाट प्रत्याशी को वोट करना ज्यादा आसान है बनिस्पत की बसपा के टिकट पे जाट प्रत्याशी को वोट करना। और साथ ही साथ वहां जाटव कहां वोट करेगा ये भी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको भरतपुर के क्षेत्र की खास बात बता दूं कि भरतपुर के क्षेत्र का जो जाटव है
वो बाय डिफॉल्ट बसपा को वोट नहीं करता। जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यूपी के कई भागों में माना जाता है कि जो जाटर चमार है या जो विभिन्न चमारों की जातियां हैं या जाटरों की विभिन्न जातियां हैं, वो बाय डिफॉल्ट बसपा को वोट करती हैं। ऐसा भरतपुर के क्षेत्र में नहीं है। वहां समीकरण, जोड़ घटक और आपसी पंचायत के हिसाब से हाँ बिल्कुल वोट किया जाता है। इसलिए कई बार बसपा ने वहां पे कई प्रत्याशियों को पटकनी दी है। हिंडौन सिटी की सीट भी एक देखने वाली सीट है, क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी के भरोसी लाल जाटव 5 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर हमला भी हुआ था एक दिन पहले। तो अगर जाटव समाज की अस्मिता स्वाभिमान जागा उस मामले में, तो वहां पे वो एक मुश्त वोट कर सकता है। लेकिन वो कांग्रेस से लगातार जीतते हुए आ रहे थे और कांग्रेस से अनीता वहां पे चुनाव मैदान में है। बाकी भरतपुर में इसके अलावा मजबूत फाइट बसपा की कहीं नजर नहीं आती। नगर की सीट जो है वहां पे, क्योंकि बसपा के सिटिंग एमएलए यानी कि बसपा के टिकट पर जीत के आए वाजिब अली चुनाव मैदान में है और लगभग वो एक तरह से अनकॉन्ट्रोवर्शियल है। उनकी छवि ठीक ठाक है, कोई ऐसी बयानबाजी वो तीखी करते नहीं है, उनके खिलाफ कोई बड़े आरोप है नहीं। और बसपा ने वहां से खुर्शीद अहमद को चुनाव मैदान में उतारा था। तो दोनों मेव प्रत्याशी हैं। और वहां कमाल की बात है कि आजाद समाज पार्टी ने वहां पर नैम सिंह फौजदार को चुनाव मैदान में उतार दिया। नैम सिंह फौजदार पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे दूसरे नंबर पे थे, तो वहां भी बहुत ज्यादा रोचक चुनाव है, देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ये राजस्थान की स्थिति है मोटे तौर पे। हो सकता है कोई ना कोई एक आधी मजबूत सीट में भूल रहा हूं, लेकिन तिजारा से बसपा का चुनाव जो है वो गड़बड़ा गया, कि बसपा जिसको चुनाव लड़ाना चाहती थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, इमरान खान। इसके अलावा बात करें हम किशनगढ़ बास तिजारा, ये जीती हुई सीट थी बसपा की, और नदबई नगर जीती हुई सीट थी, और उदयपुर वाटी जीती हुई सीट थी। हाँ, जो जहां से इस बार कोई खास मजबूत प्रत्याशी है नहीं। हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पे एक मोटे तौर पे चुनाव जो है वो बहुत मजबूत नजर नहीं आया बसपा का, और इसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ फेरबदल या कुछ ना कुछ चीजें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो मेरा जो आंकड़ा है, हाँ धौलपुर भी है, रितेश शर्मा धौलपुर को भूल रहा हूँ, कि उनका भी चुनाव जो है वो बताया जा रहा है कि फाइट का चुनाव, पहले दूसरे नंबर का चुनाव है। तो यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बसपा अगर 6 का आंकड़ा टच करती है तो अच्छा प्रदर्शन है, 6 से पार करती है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, नहीं तो 2 से 4 का आंकड़ा बसपा का राजस्थान में मोटे तौर पर नजर है। जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो 6-7 हो सकता है, लेकिन जो वर्स्ट केस है वो 2 तो कम से कम होना चाहिए, 2 से 3 का आंकड़ा होना चाहिए। निरंजन, राजस्थान पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान की स्थिति मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा खराब रहेगी, पहली बात तो ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो काम हुआ टिकटों को लेकर और चुनाव से पहले, वो राजस्थान में नहीं हुआ। और राजस्थान में पहले 6 विधायक जीते और बसपा के मध्य प्रदेश में 2 ही जीते। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और राजस्थान में बहुत खराब प्रदर्शन मेरी नजर में रहने वाला है। टक्कर कहाँ वो समझ लीजिए, बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर हैं जो भाजपा से आए, वहां बसपा कड़ी फाइट में है। और साथ ही आपको बताएं, भरतपुर से गिरीश चौधरी हैं, वहां बसपा कड़ी फाइट में है। वहीं सादुलपुर से आपको बताएं, जो सादुलपुर से मनोज न्यागली है, वो भी कड़ी फाइट में है। और साथ ही किशनगढ़ से सिमरत कौर हैं, वो भी कड़ी फाइट में। और धौलपुर से रितेश शर्मा। ये 4 से 5 सीटें मेरी नजर में। और फाइनल आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा 3 से 4 ही रहने वाला है। और बसपा का जो 6 का आंकड़ा था, बसपा छूने नहीं जा रही है इस बार मेरी नजर में। अगर छूती है तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और बसपा के लिए बहुत बेहतर होगा अगर 6 विधायक राजस्थान में बसपा लेकर आती है। तो सरकार किसकी बन रही है, इस बारे में तो हम बात कर नहीं रहे, हम केवल बसपा तक सीमित रख रहे हैं अपने विश्लेषण को। सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में या मध्य प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल? मध्य प्रदेश में तो जो मेरी नजरों में कहता हूं तो कांग्रेस 95 सीट से लेकर 105 सीटों तक रह सकती है और बीजेपी 80 और 85 के बीच में रह सकती है। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से हंग असेंबली कह रहे हो आप, फंस जाएगा, सत्ता की चाबी होगी बसपा के हाथ में सत्ता की, यानी 100 के आसपास दोनों अगर पार्टियां रहती हैं तो बसपा के हाथ में सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश में होगी। राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में बहुत जगह पे बीजेपी की वापसी बताई जा रही है, जो एग्जिट पोल मैंने भी अभी देखे नहीं है पूरी तौर पे, और राम वकील बंसल जी लिख रहे हैं कि बीएसपी के जसवंत सिंह गुर्जर जीत रहे हैं। राजस्थान को लेकर क्या आकलन है आपका कि किसकी सरकार बनने वाली है? राजस्थान में देखो, हर बार ये होता है कि कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, एक बार दोनों सरकारें रहती हैं, लेकिन इस बार कोई कंफर्म नहीं है कि किसकी सरकार आने वाली है। कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट हो रही है, लेकिन हमारी नजर में यह है कि कांग्रेस में जो दलितों पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुए, अगर दलित पिछड़ों के
अपना एक स्वाभिमान जागा रहा। अगर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन नहीं किया, कांग्रेस को वोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जरूर आनी राजस्थान में तय है। तो क्यों बदलते हैं। एक बानसूर की सीट रह गई, एक अजय लिख रहे हैं कि बानसूर से बसपा जीत सकती है। मुकेश यादव बसपा के प्रत्याशी थे, मजबूत है, लेकिन यादव समाज किस तरह से वोट करता है वो महत्वपूर्ण है। और खैर इसके तो बारे में बाद में चर्चा करेंगे 3 तारीख के बाद कि चुनाव कौन से राज्य में बसपा ने कैसे लड़ा, उसमें क्या कमियां रही। तेलंगाना की बात हम करते हैं, और तेलंगाना में बसपा का चुनाव जबरदस्त रहा, क्योंकि देखिए तेलंगाना जैसे राज्य में बसपा का आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पराग, आपसे शुरुआत करते हैं फिर से एक बार। जी बिल्कुल, तेलंगाना के अंदर में निश्चित रूप से जो भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो बसपा के लिए प्लस ही है, क्योंकि तेलंगाना में वैसे ही हम लोग शून्य है, और जिस तरीके से जो सीट भी जीती गई थी वो भी बीआरएस पार्टी के अंदर में जाकर शामिल हो गई थी। सिरपुर विधानसभा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार वहां से ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहन मायावती के माध्यम से बनाया गया था। महाराष्ट्र से सटा हुआ बॉर्डर है और उसी बॉर्डर पर वो विधानसभा पड़ती है। तो सिरपुर विधानसभा आखिरी समय तक के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती चुनाव के शुरुआत से लेकर तो आखिरी दिन तक के, वोटिंग के दिन तक के, उस विधानसभा पर आर.एस. प्रवीण कुमार ये जीतना नहीं चाहिए, वो हर एक कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है, वो किया गया है। आज भी हम देखते हैं, शुरुआती दौर से थोड़ा बातचीत करूंगा कि आर.एस. प्रवीण कुमार की गाड़ी पर हमला होता है, उनके ऊपर में चोरी का इल्जाम लगता है, 25,000 रुपए की चोरी का, उनके बेटे के ऊपर में एफआईआर होती है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर में एफआईआर होती है। तमाम तरीके की चीजें सिरपुर के अंदर में जो वो संभव हो सकती थी वो बीआरएस के माध्यम से की गई। कि कोनेरू कोनप्पा जो वहां पर एमएलए है, उनका ये मानना था कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आर.एस. प्रवीण कुमार अकेले सिरपुर की सीट अगर तेलंगाना के अंदर में निकल जाती है तो पूरे विधानसभा के अंदर में आर.एस. प्रवीण कुमार तहलका कर देंगे। बीएसपी जिस तरीके से पूरे बीआरएस पार्टी जो भी सरकार में आती है वहां पर उसके नाक में बिल्कुल दम करने वाले हैं, और इसीलिए चार बार जो यहाँ तक के ऐसी कोई पार्टी नहीं, फिर बात करेंगे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा से लेकर तो तमाम लोग सिरपुर के अंदर में थे। वहां पर राहुल गांधी से लेकर तो प्रियंका गांधी लगातार तेलंगाना के अंदर में जा रहे थे। कोशिश ये की जा रही थी कि बसपा को रोका जाए। केसीआर इतने डरे हुए बसपा से, बाबा साहब की 125 फीट की मूर्ति बना देते हैं, सचिवालय को बाबा साहब का नाम दे देते हैं। ये सब कुछ जो चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ बसपा को रोकने के लिए। और तमाम अब सीटों की मैं जिक्र करूंगा। बहन मायावती की जो रैलियां 2 हुई, एक सूर्यपेट के अंदर में, दूसरी पेदापल्ली के अंदर। सिरपुर के अंदर में नहीं हुई क्योंकि सिरपुर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार लड़ रहे थे, मजबूत वहां पर दावेदारी है, शुरुआती दौर से काम कर रहे थे। हर बार मैं फिर से यहाँ पर वो बात दोहरा रहा हूँ जो कल हमने बात दोहराई कि पूरे भारत के अंदर में बसपा जहां जहां पर भी काम कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर में जो काम हो रहा है उस काम को देखकर, समझकर, सीखकर अपने प्रदेश के अंदर में तमाम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो काम सोशल मीडिया की बात हो, संगठन की बात हो, तमाम मुद्दों को उठाने की बात हो, या फिर जो सरकार काम कर रही है उसके तमाम कामों को लेकर उसका पर्दाफाश करने की बात हो, हर एक मसले में बसपा बेहतर काम कर रही है तेलंगाना के अंदर में, जिसको लेकर तमाम प्रदेशों को सीखना चाहिए। और जो आर.एस. प्रवीण कुमार का जो अनुभव है, जो उनको अपने तमाम नौकरी का एक बड़ा अनुभव है, उस अनुभव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जमीन पर उतारने का काम है। तो सिरपुर की बड़ी टक्कर वाली सीट है, कोनेरू कोनप्पा वहां पर बीआरएस पार्टी के साथ में, और एक दूसरे की टक्कर है वहां पर। बीजेपी और कांग्रेस तो बिल्कुल भी खत्म है, बिल्कुल भी वहां पर फाइट में नहीं है। सीधा बीएसपी की टक्कर वहां पर बीआरएस पार्टी के साथ में है। पेदापल्ली की बात करेंगे। पेदापल्ली के बाद के अंदर में जो आईआईटीएन प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से उषा दासर, जिनका नाम है, इंटरव्यू भी हमारे चैनल नेशनल चौपाल पर आपने देखा होगा। शुरुआती दौर पर ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया मैंने, उनके बाद में आज उनका फिर उनके आवास में जाकर भी इंटरव्यू कर उनकी तमाम चीजों को समझने की कोशिश की। बड़ी फाइट है वहां से, क्योंकि ओबीसी समाज से बात की है। समझने की बात यह है, जब हमने उनसे चर्चा की तो आप ओबीसी समाज से, बीआरएस पार्टी से दावेदारी कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया? तो उनका यह मानना है कि कांग्रेस और बीआरएस ने लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन हम ओबीसी समाज से है, और ओबीसी समाज का भी अब जो रुख है वो बसपा की तरफ है। कांग्रेस से 40-40 साल के जो लोगों ने अपना जिंदगी दी है तेलंगाना के अंदर, वो लोगों ने अपने तमाम पार्टी को छोड़कर उषा दासरी, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ में खड़े होना, उनका समर्थन करना जरूरी समझा। ये हालात तेलंगाना के अंदर में है, और ये उम्मीद बसपा से है तेलंगाना के अंदर में। सूर्यापेट की बात करेंगे जहां पर बहन मायावती की रैली हुई,
जहां पर वेंकट जेनैया यादव जो ओबी समाज से आते हैं 10 साल बीआरएस पार्टी को दिया। अब उनको यह कहना था कि अब वो बीआरएस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन जहां पर वो लड़ने की बात कर रहे थे, उन जिनको उन्होंने एमएलए बनाया, उनका ये मानना था कि आप ओबी समाज से आते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और वहां पर उनको 75 केसेस उनके ऊपर में लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तमाम उन्होंने लड़ाई लड़ी, परिवार को लगातार तकलीफें दी गई। इतना ही नहीं तो प्राणघातक हमला भी किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर भी किया गया, उनको चोटें आई, उनके ड्राइवर को चोटें आई। सूर्यापेट से आते हैं, बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जब उन्होंने दाखिला लिया बसपा के अंदर में शामिल हुए, हुजूम देखा गया। और सूर्यापेट बड़ी मजबूत सीट है बसपा के लिए। तमाम ऐसी कई सीटें हैं जो 10 मैं मानता हूं जहां पर बसपा कड़ी फाइट दे रही है। आलमपुर की एक ऐसी सीट है जहां पर आरएस प्रवीण कुमार इनके भाई जो वीआरएस लेकर वो अभी बसपा से अपनी दावेदारी पेश करे, डॉक्टर रिपल्ली प्रसन्ना कुमार। उसके बाद में नकरेकल विधानसभा प्रियदर्शनी मेदी, वो एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। वारंगल वेस्ट ईस्ट से मैं आपको बता दूं, वहां पर जो काम कि कांग्रेस और बीजेपी ने कभी नहीं करके दिखाया, वो काम बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना के अंदर में करके दिखाया। पुष्पिता लाया, ट्रांसजेंडर, उनको बसपा ने टिकट दिया है। आप ये कल्पना करिए, एक सोच का निर्माण करने का काम किया। जीते नहीं जीते वो तो नेक्स्ट अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन भागीदारी के आधार पर जो बात करती है बसपा, उसके आधार पर जो टिकटों का यहाँ पर आवंटन हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसिफाबाद की बात करूंगा, कनका प्रभाकर, ये बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर मैं ये बताऊंगा कि 5 से 10 सीटें बड़ी फाइट में है, और मेरा जो मानना है 5 से 10 सीटें फाइट में है, तो 5 से 7 सीटें बसपा निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं तेलंगाना से निकाल सकती है। आज सिरपुर के अंदर में जो हुआ उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूंगा कि सिरपुर के अंदर में जो बूथ मैंने बता दूं, बूथ नंबर 55, 56, 75 और 90, ये ऐसे तमाम जो बूथ है जहां पर बीआरएस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने ये जो धारदार हथियार है, ये हथियारों को दिखाकर तमाम जो दूसरे पार्टी मतलब बीएसपी और दूसरे पार्टियों के जो पोलिंग बूथ के एजेंट है उनको डराने का काम किया, बूथ कैप्चरिंग को करने का काम किया, जिसके कारण वहां पर पूरा जो माहौल है गरमाया हुआ है। आरएस प्रवीण कुमार वहां पर बैठकर धरना देना शुरू कर चुके हैं। और आरएस प्रवीण कुमार ने ये भी कहा कि ये जो चुनाव है ये फिर से एक बार होना चाहिए, वोटिंग फिर से होना चाहिए। उनका ये मानना है कि फेयर एंड फेयर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें तेलंगाना के अंदर में चल रही है। तेलंगाना को लेकर चुनाव जो है वो तीनों प्रदेशों को लेकर एकदम हटके है। वहां पर मुद्दे अलग है, वहां पर राजनीति अलग चलती है। बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसको उन्होंने भरोसा पत्र का नाम दिया है। तो तमाम तरीके की चीजें चल रही है, और बसपा से जो उम्मीद है खास तौर पर तेलंगाना से पूरा भारत लगा रहा है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर में जो कुछ हुआ है वो एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ऐतिहासिक है, एक इंस्पिरेशनल है, और आने वाले समय के अंदर में बहुत ही मार्मिक साबित होगा। और वो चीजें तेलंगाना के अंदर में डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के कारण हो पाई है। तो मेरा जो आंकड़ा है मैंने आपको बता दिया, 5 से 7 आंकड़ा है। 5 से 7 के बीच में बसपा अगर यहाँ से करके दिखाती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आरएस प्रवीण कुमार का इंटरव्यू के दौरान लगातार वो ये कह रहे थे कि डबल डिजिट में यहाँ से हम सीटें निकालेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत तेलंगाना से बसपा के लिए हो सकती है। जी वैभव जी। मैं दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया पराग आपका, आपने बहुत डिटेल में बातें बताई हैं। और दीपक से भी बात करूंगा क्योंकि दीपक जो है वो तेलंगाना में भी पहुंच गए थे, लंबी दूरी तय करके। निरंजन, आप भी गए थे क्या तेलंगाना में किसी क्षेत्र में? निरंजन से जानना चाहूंगा मैं। नहीं। तो फिर भी आपका ओपिनियन में चाहूंगा। एक क्लिप दिखाता हूं कि आज हो क्या रहा था वहां बूथ के बाहर, किस तरह का माहौल था, आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत जबरदस्त। पोल के एक तरह से ईमानदारी से वोट ना पड़ने का विरोध कर रहे थे, और उसके बाद भी बहुत गहमा गहमी हुई है। तो वहां तो कुछ इस तरह के दृश्य हैं जो वहां से नजर आ रहे हैं। दीपक, क्या कहना चाहेंगे आप तेलंगाना के चुनाव पे और परिणामों के ऊपर? देखो, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं
वो अपना फंडा जरूर जमाती हैं। और जो सीट कहीं ना कहीं, जैसे अभी बात करें अपन मध्य प्रदेश की, तो ऐसी एक सीट पे हो गया जो हमारी सीट सबसे, बसपा की जो सबसे फाइट में सीट चल रही थी दिमनी विधानसभा, उस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई हैं। जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो बैठ गया लास्ट टाइम में जाकर, और उसने इसी प्रकार से जो बीजेपी से जो मंत्री लीडर है नरेंद्र सिंह तोमर, और इसी प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुई खतरनाक वाली। और शायद प्रशासन भी प्रशासन के जो लोग थे वो भी ये बोल रहे थे कि शायद पहली बार मध्य प्रदेश में कोई बूथ कैप्चरिंग इतनी खतरनाक हुई है। अब आज बलबीर सिंह ढंडोतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बताया कि अगर कहीं वोटिंग की जो धांधली होती है, वोट गिनते समय अगर होती है, उसमें मशीन में कुछ दिक्कतें देती है, उस समय वोटिंग करते समय अगर मैं जीत रहा हूं और मुझे हराया गया तो मैं कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी प्रशासन को चेतावनी दी है बलबीर सिंह ढंडोतिया ने मुरैना से, जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वोटिंग में अगर गड़बड़ी की जो गिनती के समय, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मुझे मजबूर होना पड़ेगा। ये तमाम बात है कि तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो अगर बात करें अपन सिर्फ कागज नगर की, तो वहां पर भी दिख रहा था कि आरएस प्रवीण कुमार है जो एक तरफा जीत की ओर जा रहे हैं, बाकी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। उनका जो कार्य है, जहां भी खड़े हो जाते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमने तमाम देखा बेंजी का जो रैली हमने वहां पर देखा, पैदापल्ली में आप सभी लोग मौजूद थे। तो मैंने एक चीज नोट्स की थी वहां पर कि जो 25 से 30 हजार कुर्सियां डली थी, उन पर 25 से 30 हजार महिलाएं थी, पूरी पुरुष नहीं था कोई भी। तो एक बहुत बड़ी बात है। और इतनी महिलाएं पीछे खड़ी थी, तो यानी 50,000 महिला जिस जगह पर आती है बहन जी को सुनने के लिए, और तो फिर उनके 50,000 पुरुष भी होंगे, तो 1 लाख लोग अपन मान सकते हैं। अगर रात का वो टाइम होता तो शायद वो 3 गुनी जनसंख्या हो सकती थी रात के टाइम में, क्योंकि वहां का आदमी जो कामगार आदमी है, गरीब आदमी है, तो काम पे लगा रहता है। हालांकि वहां का मुस्लिम समाज का, वहां का जो मुस्लिम समाज का वोटर है इस बार बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो आंकड़ा दिया बीआरएस ने कि हम आपको जमीन देंगे, नौकरी देंगे, ये सब वहां के लोग हैं जो मतलब समझ गए हैं पूरी तरह से कि जिस प्रकार से कांग्रेस बेवकूफ बनाती है, ये इसी प्रकार बीआरएस भी बेवकूफ बनाने का ही कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं मानना यह है कि इस बार बसपा पर विश्वास करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सूर्यपेट हो, चाहे वो कागज नगर हो सिरपुर वाला, और चाहे पेदापल्ली हो, बगल में करीम नगर भी है। तो तमाम ऐसे जहां से जो पढ़े लिखे शिक्षित, और देखो आप देख रहे हैं आपको सामने थी आईआईटी की हुई महिला है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं जो बेन जी ने एक पूरा नई टीम तैयार की है आरएस प्रवीण कुमार के साथ में, जो पढ़ी लिखी टीम है, उससे विश्वास हो रहा है जनता में लगातार। वो लोग मान रहे हैं कि ये लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बताया गया कि वो 6 लाख रुपए महीने, उषा दासरी 6 लाख रुपए महीने की जॉब भी कर सकती थी, लेकिन वो क्यों आई मैदान में? वो इसलिए आई कि उसने देखा कि जो गरीब लोग हैं, जिनको बीआरएस सरकार जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग बेवकूफ बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए तो कुछ कर ही सकती हूँ। तो बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए ही है। तो मानना यह है कि वो 4 से 6 सीटें तो नॉर्मल सी वहां पर दिखाई दे रही है। जो आरएस प्रवीण कुमार वहां पर काम कर रहे हैं उन सीटों पर, कहीं अगर ये आंकड़ा 10 तक पहुंच जाता है तो बसपा की तो वहां पर बल्ले बल्ले है पूरी तरह से। और आने वाले समय में फिर बसपा वहां पर फाइट करती हुई नजर आई, तो फिर प्रवीण कुमार को भी बहन जी ने उनके बलबूते पे ही छोड़ दिया कि तुम भाई जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा बहन जी को भी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि बसपा पहली बार ही वहां पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ी होगी लेकिन इस प्रकार का चुनाव तो मेरे हिसाब से पहली बार रही है। जी जी निरंजन क्या कहना चाहेंगे आप तेलंगाना में? फिर मैं अपना फाइनल कमेंट करके वाइंड अप करता हूं आज की चर्चा को। अनम्यूट तेलंगाना की बात करें तो जो दीपक भाई ने कहा और जो पराग भाई ने कहा कि बसपा के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है आरएस प्रवीण जी, उन्होंने जो काम करने का उनका तरीका है, जब से वो पार्टी में आए उन्होंने पार्टी के लिए जो कार्य किया है, वैसा कार्य एक भी प्रदेश में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर रहा है। उनको देखते हुए कुछ प्रदेशों में काम जरूर हो रहा है, लेकिन उनके बराबर नहीं हो रहा है। तो बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। समझ लीजिए अगर 4 से 5 सीट बसपा लेकर आती है तेलंगाना में, तो बसपा का बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा वहां। और जो बीआरएस है और जो तमाम पार्टियां हैं वहां, उन पार्टियों के लिए खतरे की घंटी आरएस प्रवीण बनते हुए नजर आ रहे हैं।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और तेलंगाना को लेके मेरा आकलन ये है कि तेलंगाना में बसपा जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश में बसपा पहले 2 सीट जीता चुकी थी, लेकिन वो बात अलग है कि वो जो दोनों ही विधायक थे, वो तुरंत ही बीआरएस में चले गए। सिरपुर और निर्मल सीट थी। इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में रामजी गौतम ने वहां पे जमीनी गतिविधियां बढ़ाई, फिर आरएस प्रवीण कुमार शामिल हुए। पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साथ रहे और उनकी भी गतिविधियों से एक पूरा स्ट्रक्चर संगठन प्रॉपर तरीके से खड़ा हो गया। उसमें सोशल मीडिया, आईटी सेल और उनका पूरा एक नेटवर्क तैयार हुआ। क्योंकि हैदराबाद आईटी का गढ़ है, तो वहां पे बहुत सारे टेक्निकल प्रोफेशनल्स बसपा के साथ जुड़े। और फिर आरएस प्रवीण कुमार की जो छवि है, जो उनका अपना स्टेचर है, जो उनका अपना स्टेटस है, एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के आने से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन राजनीति वहां की बहुत पेचीदी और कठिन है, ये मैं देखकर आया हूं। हालांकि सिरपुर के इलाकों में मैंने देखा, क्योंकि महाराष्ट्र से लगाव होने की वजह से, महाराष्ट्र के निकटता होने की वजह से वहां पर अम्बेडकरी आंदोलन बहुत गहरा है। और साहब काशीराम भी कहा करते थे कि यूपी के बाद एपी, तो वो एपी को तैयार करना चाहते थे। हालांकि वो बात अलग है कि आंध्र प्रदेश में उस तरह के रिजल्ट निकल के नहीं आए। और मुझे मालूम पड़ा वहां पे कि एक समय ऐसा भी था जब वो एनटीआर के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में थे, और एनटीआर की तरफ से 40 सीटों का ऑफर भी किया गया था साहब काशीराम को। लेकिन स्थानीय जो राज्य स्तर का जो बसपा का पदाधिकारी और जो ढांचा था, उसने बड़ी आपत्ति जताई कि इस तरह का गठबंधन नहीं होना चाहिए और ये है। और अंततः वो गठबंधन नहीं हुआ, बसपा को कोई उसका काफी नुकसान हुआ। आरएस प्रवीण कुमार जो है सिरपुर चुनाव मैदान में है, और वहां जो घमासान मच रहा है वो बताता है कि सिरपुर से आरएस प्रवीण कुमार की दावेदारी वाजिब है, सबसे मजबूत है। और अगर कोई गड़बड़ी नहीं करी गई तो वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कुछ भी हो जाए, आरएस प्रवीण कुमार सिरपुर ना जीते। हालांकि अगर सीटों की बात की जाए तो बसपा की लीडरशिप की तरफ से हमें दहाई का आंकड़ा पार करने की बात हुई है। लेकिन अगर अब तो चुनाव हो चुका है, तो जेन्युइन तरीके से अगर हम बताएं तो वहां पे 3 से 4 सीट ऐसी नजर आ रही है जो वाकई मजबूत है। एक तो खुद सिरपुर की सीट है, जहां से आरएस प्रवीण कुमार चुनाव मैदान में है। दूसरी वट्टे जनैया यादव की सीट है, जो सूर्यापेट की सीट है, वो हैवीवेट कैंडिडेट है, वो एक मजबूत कैंडिडेट है। और उसके अलावा पेदापल्ली की सीट है। अगर उषा दसारी के जो ग्राउंड वर्क है, जो उनकी छवि है, उनका यंग होना, उनका आईआईटीएन होना, एक मजबूत गरीबी से उठ के एक मजबूत परिवार तैयार होना, उस परिवार से उनका निकल के आना, और जो वहां बीसी, मुस्लिम और एससी का कॉम्बिनेशन उनके पक्ष में अगर आता है, तो वो सीट भी आप बसपा की निकलती हुई देख सकते हैं। और इसके अलावा एक सीट है, वो है पटनचरू की सीट। पटनचरू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे बहुत ही मजबूत हैवीवेट कैंडिडेट है। और ये जो चुनाव है तेलंगाना का ना, वो उत्तर प्रदेश या बाकी उत्तर भारतीय चुनावों से अलग होता है। वहां बताया जा रहा है मुझको कि एक एक प्रत्याशी दूसरी पार्टियों के 100-100 करोड़ रुपए तक भी विधानसभा में उतार देते हैं। और 20-20 करोड़ रुपए तो उनका आम खर्चा है कि इतना खर्चा वो करते ही है। तो चुनाव बहुत जबरदस्त है। और बसपा का जो मुकाबला है वो ऐसी पार्टियों से है जो पानी की तरह पैसा बहाती हैं। जबकि बसपा अपने सीमित संसाधनों पे निर्भर थी, और बसपा ने जो है उसके बावजूद भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। चुनाव आयोग को आरएस प्रवीण कुमार कई बार शिकायत करते रहे, कई मुद्दों पर शिकायत करते रहे। उनकी गाड़ी पे लॉरी से हमला हुआ, वट्टे जनैया यादव पे हमला हुआ। कई मामलों में उन्होंने, जो स्थानीय वहां का एसपी था उस जिले का, उससे भी उसकी शिकायत चुनाव आयोग की। आज भी वो शिकायत करने वाले हैं, शिकायत कर रहे हैं कि पोल जो है उसको रिग किया जा रहा है, ईमानदारी से वोट नहीं पड़ रहे। तो ये सब जो है घटित हुआ है, इसके बीच में इन 4 राज्यों को चुनाव हुआ है। आंकड़ा जो भी रहे, तेलंगाना में बीएसपी की नींव पड़ चुकी है, और नींव बहुत मजबूत पड़ी है। आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में आपको बीएसपी एक वहां पे एक मजबूत पार्टी के रूप में नजर आएगी तेलंगाना में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो भी आंकड़ा रहेगा बसपा का, अगर अगर जो 10 का आंकड़ा, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने, देखिए अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे मध्य प्रदेश के, तो दैनिक भास्कर और जो वहां के बाकी अखबार हैं, उन्होंने बसपा को एक तरह से खेल बिगाड़ते हुए दिखाया कहीं कहीं पे, और बताया है कि 30-35 सीटों में बसपा जो है वो किसी का खेल बिगाड़ेगी तो कहीं अपना खेल बनाएगी। तो ऐसे में 5 से लेकर 10 का आंकड़ा बताया जा रहा है। गिनती पे आ रहे हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जिताऊ हैं। राजस्थान में भी जो आंकड़ा है वो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए कहीं ना कहीं। और छत्तीसगढ़ में बसपा अगर पुराने आंकड़े को बेहतर करती है, 2 के आंकड़े को, तो बसपा की अच्छी फाइट मानी जाएगी। ओवरऑल इस पूरे 4 राज्यों के चुनाव में बसपा ने अच्छा चुनाव लड़ा। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा लड़ा, कुछ राज्यों में बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। और क्या कुछ होगा 3 दिसंबर को, इस पर दोबारा हम चर्चा कर लेंगे। सभी लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। निरंजन, पराग, दीपक बौद्ध और गौरव पाल, आप सभी लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।